राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आजकल हम एक सीरीज चला रहे हैं किस्सा गोई के नाम से। उसका नाम हमने अब किस्सा गोई कर दिया है और इसकी शुरुआत हमने की थी सिया गोयल जेल जाने वाली हैं। तो सिया गोयल के साथ जेल में क्या होगा, इस सीरीज को चलाने का मेन उद्देश्य था कि आम आदमी को पता चले कि हम गुस्से में, जोश में, पैशन में आके गलतियां कर तो देते हैं, पर फिर उसका खामियाजा हमें जीवन भर भोगना पड़ता है। और जीवन भर क्या दुर्दशा होती है और कैसे पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और अपनी नहीं, आपके साथ आपके पूरे परिवार के का जीवन बर्बाद हो जाता है। ये इस सीरीज के थ्रू हम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। कल हम बात कर रहे थे मनु शर्मा की। मनु शर्मा वो थे जो हैं, जो कि विनोद शर्मा के बेटे हैं। विनोद शर्मा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं। उनके बहुत सारे बिजनेस अलग अलग। उनका एक मेन बिजनेस है होटल्स का। उनके पिकाडली नाम से कई सारे 5 स्टार होटल्स हैं देश भर में। कल मुझे एक मित्र ने, एक दर्शक ने हमारे कमेंट करके बताया कि वो मनु शर्मा के पिता विनोद शर्मा का जो दिल्ली में जो होटल है पिकाडली, उसके शेफ थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कई साल वहां नौकरी की है और हर रोज मनु शर्मा के लिए 7 कोर्स मील, 7 कोर्स मील का मतलब होता है, मतलब सूप से लेके और भोजन तक, स्वीट डिश तक बन के जो है वो तिहाड़ जेल जाता था। उनके लिए 8-10 लोगों का भोजन बन के जाता था। बिल्कुल सही बात है, जाता होगा। और भी बहुत सारे रसूखदार कैदियों का जाता है। मैं आपको बताऊं, मेरे एक मित्र थे, वो बता रहे थे। अच्छा, एक सवाल का आज और जवाब देना है। बहुत सारे लोगों ने पूछा आपको इतनी नॉलेज कैसे, आप कितनी बार जेल गए, या आपको जेल के बारे में इतना अनुभव कैसे है। वो सबसे पहले तो आज वो बताऊंगा, पर उससे पहले एक याद आ गई बात, वो बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये सुब्रत राय जो सहारा वाले थे, इनको उठा के जेल में बंद कर दिया। तब इन्होंने कहा, साहब आप मेरे को जेल में बंद करके क्या हासिल करोगे, आप मुझे जेल में क्यों, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताओ। मुख्य उद्देश्य तो ये है ना कि मैंने जो आम गरीब आदमी का पैसा ले रखा है वो वापस कर दूं मैं। उनका धंधा क्या था, बहुत सारे धंधे थे उनके भी। वो लोगों का पैसा इकट्ठा करके डिफरेंट स्कीम्स में लगाते थे, चिट फंड। और यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और पूरे देश के बहुत गरीब आदमी 10 रुपया पर डे जैसी स्कीम्स में उनको पैसा जमा करते थे कि भैया 10 रुपया रोज जमा करो, 1 साल में इतना पैसा जमा करोगे तो इतना मिल जाएगा। और एक आदमी कलेक्शन करता था, लोकल जो होता था। अंत में वो सारा पैसा, मतलब एक साफ सोच के देखिए, आज से 20-30 साल पहले, आज का 10 रुपया नहीं, आज से 30 साल पहले का 10 रुपया। एक तो आज से 30 साल पहले का जो 10 रुपया है ना, वो आज का 100, 150, 200 रुपया हो गया मान लो। एक गरीब आदमी रोज 100-200 रुपया आपको जमा कर रहा है, लगातार 3 साल 5 साल तक जमा करता रहा, ये सोच के कि एक दिन ये पैसा मुझे दुगना तिगना होके मिलेगा तो मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा या मैं ये करूंगा। परंतु वो पैसा डूब गया, सुब्रत राय खा गया उस पैसे को। तो हजारों करोड़ रुपए की देनदारी थी सुब्रत राय को। सुब्रत राय को जेल में बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुब्रत राय ने कहा कि साहब आप क्या चाहते हो, मैं पैसा वापस करूं ना लोगों का, तो मैं जेल में बंद रहूंगा तो फिर कहां से पैसा वापस करूंगा, कर लो फिर मुझे जेल में बंद। बोला नहीं साले तुझे जेल से तो तुझे छोड़ते नहीं।
अच्छा, उन्होंने बोला तू अगर जेल के बाहर रहेगा तो कैसे पैसा वापस करेगा? तो बोला जी मैं जहां जहां मेरा पैसा इन्वेस्टेड है वो वहां से निकालूंगा, पैसे वापस निकालूंगा और लोगों को दूंगा। तो बोला उसके लिए क्या चाहिए तुझे? बोला साहब उसके लिए मैं अपने ऑफिस जाऊंगा। बोला तू अपना ऑफिस एक काम कर यहीं खोल ले। तो साहब जेल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सुब्रत राय को ऑफिस चलाने की अनुमति दी गई। अब ऑफिस माने, अब ऑफिस तो ऑफिस। तो उनके स्टाफ भी आते थे। मैंने सुना है सारी सुविधा एकदम घर जैसी हो गई थी जेल के अंदर। और मैंने मुझे तो लोगों ने यहां तक बताया कि साहब सुंदर सुंदर सहेलियां भी आती थी, सब कुछ मतलब पूरी ऐश अय्याशी चली सुब्रत राय की जेल के अंदर। फिर अल्टीमेटली खैर वो मर खप गए, जो भी हुआ। पैसा उन्होंने कितना वापस किया इसकी मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, पर लोगों का पैसा डूब गया, आज तक नहीं मिला। तो ऐसे भी तो लोग हैं, सुब्रत राय जैसे लोग, जो ऐसे दंड फंद करके भी सारी सुविधाएं जुटा लेते हैं जेल के अंदर। पर एक चीज बताऊं आपको, ये तो एक्सेप्शनल केस था जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उनको एक स्पेशल सुविधा दी गई थी कि चलो आप जेल के अंदर ऑफिस चलाओ अपना। और वो ऑफिस चलाने के नाम पे अब सुप्रीम कोर्ट रोज निगरानी करने थोड़ी ना आ रहा है कि ऑफिस चलाने के नाम पे जेल में वो क्या क्या कर रहा था। पर हर आदमी पे सुप्रीम कोर्ट तो इस तरह मेहरबान होता नहीं। तो मेहरबानी किसकी चलती है? दो लोगों की। सबसे पहले तो सरकार, राज्य में सरकार किसकी है, और नंबर दो जेलर कौन है, जेल मंत्री और जेलर। अगर इनसे आपकी सेटिंग बैठ गई, या ये आपका ख्याल रखें, या इनकी तरफ से इशारा हो जाए कि अरे भैया इनको थोड़ा देख लो, इनको थोड़ी सुविधा दे दो, तब तो आपको सुविधा मिलेगी। परंतु यदि राज्य सरकार की निगाहें आपके ऊपर टेढ़ी हो गई, तब जो जेल है ना वो नरक बन जाती है। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े रसूखदार आदमी की जेल तब असली जेल बनती है। एक बहुत बड़े रसूखदार राजा भी इस तरह एक बार जेल गए थे। मायावती का शासन था, मायावती का राज था, और ये कुंडा वाले राजा भैया जो है इनको जेल में ठूंस दिया उसने। वैसे तो लोग तो ये बताते हैं कि पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल कंपल्शन थी, किस राजनीति के तहत ये बच गए, नहीं तो मायावती तो इनको निपटा देती उसी जेल में। ऐसी बात नहीं, बहुत सारे लोगों को जेल के अंदर निपटाया जाता है, कस्टडी में ही निपट जाते हैं लोग। अतीक अहमद निपट गए, मुख्तार अंसारी निपट गए, मुन्ना बजरंगी निपट गए यूपी में। यूपी में बाबा का इतना प्रकोप था कि बाबा से बचने के लिए मुख्तार अंसारी जुगाड़ बैठा के जो है पंजाब चले गए, रोपड़ जेल में 2-3 साल बंद रहे। बोला अरे बाप रे बाप, यूपी में कौन रहेगा, यूपी में तो बबुआ मरवा देगा। जी हाँ, मुख्तार अंसारी 2.5 या 3 साल रोपड़ जेल में बंद रहे। और ऐसा कब हुआ? उस वक्त जब ये रोपड़ जेल में बंद था तो आई थिंक मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, और एक दो खास एमएलए थे कांग्रेस के जिनके साथ अच्छी सेटिंग थी मुख्तार अंसारी की, तो उनसे सेटिंग करा के रोपड़ जेल में अपने आप को ट्रांसफर करा लिया था। उसका भी एक टेक्निकल तरीका होता है। मैंने बताया था कि अपना कोई एक मुकदमा रोपड़ में, मान लीजिए अपने ऊपर एक एफआईआर रोपड़ में करा ली, उस तारीख को भुगतने के लिए रोपड़ जेल गए, वहां भर्ती हुए। उसके बाद जेल ने उसने छोड़ा ही नहीं, वहीं 3 साल रोपड़ में ही बंद रखा। वो राज्य सरकार की सेटिंग से ऐसा होता है। तो राजा भैया के साथ क्या किया, एक तो राजा भैया को बैरक में नहीं रखा। बैरक तो पक्की होती है, उस पर पक्की छत होती है मोटी। हमारे देश की जितनी जेलें हैं वो पुराने जमाने की बनी हुई हैं, तो मोटी मोटी दीवारें हैं।
18-18 इंच वाली। और वैसे भी जेल में मोटी दीवार रखी जाती है, कोई कैदी काट न ले, सेंध न मार दे। परंतु राजा भैया को ऐसी बैरक, स्पेशली बैरक बनवाई गई थी उनके लिए, जिसके ऊपर जानबूझ के वो एस्बेस्टस वाली चद्दर नहीं, टीन वाली चद्दर, टीन वाली चद्दर जानबूझ के कि धूप में तपे। और भारत में 8 महीने इतनी गर्मी पड़ती है कि वो चद्दर तपती है। तपती भी कितनी है, रूम के अंदर का टेम्परेचर 50 डिग्री। आलू भुन जाएं, जी हाँ, बाहर कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, अगर आपका पुराना वाला घर बना हुआ है ना, मोटी दीवारों का और मिट्टी वाली छत का, तो आपके कमरे का टेम्परेचर 30-31 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। परंतु आपकी अगर टीन की छत हो ना, तो टेम्परेचर 50 डिग्री चला जाता है। उस 50 डिग्री वाले कमरे में राजा भैया को, जो बैंती के राजमहल में पैदा हुए, आज भी राजमहल में रहते हैं, उनको मायावती ने जेल में टीन के कमरे, टीन की बैरक में रखा था। क्यों? मायावती से पॉलिटिकल इक्वेशन खराब थी। फिर बाद में जब मुलायम सिंह की सरकार आई तो वहां जेल से छूटे और फिर तो मंत्री बने और पता नहीं क्या क्या। अब तो खैर उनका, उनकी का पूछना ही क्या है। तो भैया जितनी भी सुख सुविधा है तभी तक है जब तक सरकार आपके ऊपर निगाह टेढ़ी न कर ले। जिस दिन सरकार की निगाह टेढ़ी हो गई, आपको वही हाल बना देगी जो मायावती ने राजा भैया का बनाया था। और सुनिए, लोकल सुविधा पहुंचाता है जेलर। और आपको तो मालूम है जेल विभाग इतना भ्रष्ट है, या कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी विभाग इतना भ्रष्ट है कि वो रिस्क ले लेता है। और सुविधा मुफ्त में तो मिलती नहीं, पैसे से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल बताया था कि वो अब्बास अंसारी की बीवी जेल में रात बिताने के लिए जो बेडरूम की व्यवस्था जेलर ने की थी, उसके लिए ऐसा बताता है कि जेलर साहब 5 लाख रुपए महीना लेते थे। इसके अलावा ये जितने बड़े माफिया हो, चाहे जितने बड़े हो जाएं, जेल को सुविधा शुल्क तो देते ही हैं। हाँ, कुछ माफिया ऐसे हुए जिन्होंने जेलर भी टपका दिए। जी हाँ, एकदम सही बात है। एक बार मुख्तार अंसारी के ऊपर ऐसे आरोप हैं कि ये लखनऊ जेल में बंद थे, उस जेलर का नाम मैं भूल गया हूँ, सब मिस्टर तिवारी थे। उन्होंने सख्ती कर दी, उन्होंने बोला है क्या भाई, चल चल, इनका दरबार बंद कर दिया। इनका, इनसे जो रोज सैकड़ों लोग मिलने आते थे, जेल मैनुअल कहता हफ्ते में एक कैदी से एक व्यक्ति एक बार मिलने आएगा, या एक परिवार उसका। यहाँ रोज सैकड़ों लोग आते थे और जेल पे कोई एंट्री नहीं होती थी। वो किस्सा मुख्तार अंसारी की जेल से कैसे सरकार चलती थी, ये मैं आपको बताऊंगा, आज नहीं तो कल बताऊंगा। तो कोई मिस्टर तिवारी थे, ये बात है 1990 के दशक की। उन्होंने सख्ती कर दी। मतलब उस तिवारी जेलर को लोग आज भी याद करते हैं लखनऊ में। उसने जेल में इतने रिफॉर्म्स किए, लोग कहते हैं कि तिवारी जेलर के राज में क्या शानदार, लोगों के घरों में ऐसा खाना नहीं बनता जैसे जेल में बनता था। जो उसने भ्रष्टाचार बंद कर दिया था, और उसने मुख्तार अंसारी की बादशाहत बंद कर दी जेल में। आपको पता है मुख्तार अंसारी के ने उसको लखनऊ में भरी सड़क पे गोली मरवाती थी, मर गए, मर्डर हो गया उनका। आप गूगल सर्च करके बताइएगा, नहीं तो अगली बार मैं सर्च करके इसकी डिटेल्स बता दूंगा आपको। ऐसा भी होता है, हालांकि होता रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही है। इतने सालों में एकमात्र एक ही मैंने तो, या और भी होंगे तो मैंने पता नहीं लगा, मैं पता लगा लूंगा आज कि किन जेल। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जेल में जब ऐसे कैदी आ जाते हैं कुख्यात या ज्यादा खतरनाक, या इंटरनेशनल आतंकवादी आ गए, या
इतने बड़े प्रभावशाली लोग आ गए जेल में कि जिनके ऊपर किसी का बस ही नहीं चल रहा। तो फिर तिहाड़ जैसे जेलों में तमिलनाडु और नागालैंड और ऐसे, भाई लोकल मान लीजिए आप तिहाड़ में बंद हैं, बहुत बड़े बदमाश है, दिल्ली पुलिस, दिल्ली का कोई जवान या हरियाणा का कोई लोकल लड़का वहां जेल में पदस्थ हो जाए, उसको तो आप जब चाहोगे सब धमका लोगे। उसको तो आप अदना से बॉर्डर जेल का सिपाही तो है, उसको तो जब चाहोगे जैसे चाहोगे धमका लोगे। और अगला तमिलनाडु से आ गया, उनकी कोई नेम प्लेट नहीं है, कोई नाम नहीं है, यहाँ तमिलनाडु पुलिस भी नहीं लिखा है, सब तमिलनाडु पुलिस वाले, स्पेशल ड्यूटी लगवा दी जेल में, आओ धमका लो। या फिर सरकार ऐसे लोगों का इलाज वो करती है जो डिब्रूगढ़ वाला, चलो बेटा डिब्रूगढ़ चलो, यहाँ तुम्हारा जितना भी रसूख है वो यहाँ है ना, लोकल अपने एरिया में ना, चल तुझे डिब्रूगढ़ की सैर कराते हैं, डिब्रूगढ़ भेज दिया, चल बेटा। अमृतपाल सिंह जी डिब्रूगढ़ ऐश कर रहे हैं पिछले 3 साल से, तो सरकार ये उपाय कर देती है। कहने का मतलब है सरकार आपको जिस दिन चाह जाएगी उस दिन आपका औकातीकरण कर देगी। मुख्तार अंसारी का क्या हाल किया, बाबा ने कसम खा ली थी कि बेटा तुमको तो आदमी बना के रहूंगा मैं, कहा था ना जड़ से मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला ही दिया। तो सरकार अगर आजम खान का क्या किया, आजम खान तो पैरेलल गवर्नमेंट थी ना, चीफ मिनिस्टर के बराबर पावर रखते थे, उनके किसी आदेश का जो है वो अवमानना करना मुलायम सिंह के बस का भी नहीं था। ये अखिलेश की तो कोई औकात ही नहीं थी आजम खान के सामने, जबकि इनके बाप खुद सीएम थे, इतना पावरफुल था आजम खान। उस आजम खान का बाबा ने क्या हाल किया जेल में, बंद तो किया, इतने सारे 300 से ऊपर मुकदमे तो ला दे, सब में सजा कराई, प्लस जेल में बंद रखा और जेल में एक गिलास पानी को तरसा दिया। तो ये जितने लोग कहते हैं ना अरे कुछ नहीं होगा, अरे भैया ये हाथी है, जब तक निकल रहा है तब तक निकल रहा है, कई बार पूंछ भी फंस जा, हाथी निकल जाता है पूंछ फंस जाती है। अच्छा इसके बाद मान लीजिए सारी सुविधा है, आपने मनु शर्मा के बाप ने 7 स्टार होटल का खाना 7 कोर्स मील भिजवा दिया, और जवानी जेल में ही बीती। एक बार मनु शर्मा, अच्छा सबको पेरोल भी नहीं मिलती, वो तो पता नहीं ये कैसे हर साल में, वैसे ये जो पेरोल पे आता है ना बाबा राम रहीम, ये नियम के विरुद्ध नहीं आता, ऐसा नियम है कि जब आप उम्र कैद काट रहे होते हैं तो कुछ 2-4 साल के पीरियड के बाद आपको साल में इतने दिन पेरोल मिलती है, मतलब वो नियम है शायद 30-40 दिन या 50 दिन का, ऐसा कुछ, या 2 महीने का नियम है शायद। अब वो उस 2 महीने को आप 4 बार ले लो साल में, तो उस नियम के तहत राज्य सरकार उसकी संस्तुति करती है। अब वहां पे आप राज्य सरकार के गुड बुक्स में होने जरूरी है। तो ये बाबा राम रहीम हर तीसरे चौथे पांचवें महीने जो है पेरोल पे बाहर आ जाता है, 1 आध महीने के लिए, हालांकि हो हल्ला बहुत मचता है, पर वो तो उसके पास तो मान लीजिए लाखों वोट है, और वो जो राज्य में जो सरकार है उसको वोट लेने का लालच रहता है, इसलिए सारी राज्य सरकारें उस पर ये कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। तो सब पे सबको ये सुविधा नहीं मिल पाती ना। अच्छा, जेल में एक बहुत बड़ा जो एक और सजा मिलती है उत्पाती कैदियों को, या मान लीजिए किसी ने जेल ब्रेक की कोशिश कर ली या लड़ाई झगड़ा करता है, या जिसकी वजह से जेल में उपद्रव होने की संभावना है, तो एक टर्म है जेल का जिसको बोलते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तन्हाई बैरक बोलते हैं उसको। अच्छा कुछ ऐसे बहुत हाई प्रोफाइल कैदी भी होते हैं,
उनको भी तन्हाई बैरक में ही रखा जाता है, अकेले रखा जाता है, उनको पूरी भरी बैरक में नहीं रखा जाता। अच्छा, जेल में ना 20 किस्म की बैरक होती हैं। ये अब तक मैं जिन बैरक्स का जिक्र कर रहा था ये तो सामान्य बैरक है, जिसमें एक बैरक में 150, 100, 150, 200 लोग हैं। ऐसी भी बैरक्स होती है जिसमें एक आदमी, एक बैरक में सिर्फ एक ही आदमी रहता है। सुशील कुमार भी कुछ दिन वैसे ही बैरक में रहा, फिर उसने कहा भैया अपने बस का नहीं है, इस बैरक में अकेले तो जीवन कटता ही नहीं। और तन्हाई बैरक में, जिसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बोलते हैं, अकेला रहना। भाई जेल में तो पूरा समाज होता है, उठने बैठने बोलने बतियाने। अनुचर का मैंने किस्सा बताई दिया आपको, ताश स्वीप और चेस लूडो सांप सीढ़ी का बताई दिया। बोलने बतियाने, हा हा ही चुटकुले हंसी मजाक सब चलता है। तो ऐसे में अच्छा, मैंने क्या कहा था कि हजारों आदमी की भीड़ में भी जेल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो अकेलापन। और ऐसे में आपने कोई गलती कर दी, या जेलर आपसे चिढ़ गया, ये कोई बात हो गई, या आपने बहुत ज्यादा मीडिया में कोई उत्पात कर दिया, मीडिया में आपका कोई इंटरव्यू आ गया, आपकी कोई वीडियो आ गई, कुछ आ गया, आपने कोई बयान दे दिया, जेलर चिढ़ गया, जेलर की नौकरी पे, जेलर से सवाल पूछ लिया सरकार ने, तो जेलर चिढ़ गया। अब वो किसी न किसी बहाने से तन्हाई बैरक में डाल देगा कि चलो ये 1 महीना अकेले रहो। भाई साहब, वो अकेलापन जो है ना, मैंने कहा जेल का, बैरक में तो फिर भी टाइम बीत जाता है क्योंकि इतने सारे लोग हैं आपके आसपास। यार ये दोस्तियां, जेल की दोस्तियां सबसे तगड़ी दोस्तियां मानी जाती हैं। जो जेल में दोस्ती होती है ना, वो सारी जिंदगी निभती है। जितने भी बड़े क्रिमिनल्स आप पूछ लो कैसे क्या इस लाइन में कैसे आ गया, बोला एक बार गलती से जेल चला गया था, वहां फलाना वो मिल गया, उसके साथ फिर मैं परमानेंट क्रिमिनल बन गया। जेल में दोस्ती हो जाती है क्रिमिनल्स के साथ। जेल में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जेल में उससे फलाने से दोस्ती हो गई, फलाने ने बोला कि अच्छा तू जा रहा है, मैं तो 20 साल यही रहूंगा, तू मेरा एक काम कर देगा? बोला हाँ मैं कर दूंगा। बोला फलाने को टपका देना, उसने उसके कहने पे फलाना ने टपका दिया। जेल में ऐसी ऐसी दोस्तियां होती हैं। कहने का मतलब जेल की एक सोशल लाइफ होती है। ऐसे में आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देती, तन्हाई बैरक, मतलब वो दुनिया की सबसे बड़ी सजा है। मुझे कई कई बैरक्स ऐसी होती है जिसमें एक छोटा सा झरोका ऊपर बना होता है, खिड़की तक नहीं, अंधेरा। यहां तो कम से कम जब बैरक रोज खुलती है 4 बार, तो आप जाते हैं टॉयलेट बाथरूम जाते हैं, वो टहलते हैं, योगा करते हैं, पेड़ के नीचे बैठते हैं। उसमें तो 24 घंटे बंद रहते हैं आप तन्हाई बैरक में। अच्छा, एक और होती है, हालांकि वो कोर्ट के आदेश से होती है, बेड़ियां डाल देते हैं पैरों में, गर्दन में, कमर में और पैरों में बेड़ियां पहना देते हैं। जो बहुत ज्यादा शातिर, बहुत एक वो था। मैं अच्छा मैं चलिए मैं आपको ये लोगों की सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी ये है कि बाबा जी आपको इतनी नॉलेज जेल की कैसे, आप कितनी बार जेल गए हैं? तो मैंने कहा भैया मैं जेल गया हूं कम से कम 1000 बार, 3 साल तक 1000 बार जेल गया हूं। चक्कर क्या था ये सुन लो। हम रहते थे बचपन में कोटा में, राजस्थान में। तो स्टेडियम में पहलवानी करते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो अगर आप अभी भी गूगल मैप उठा के, कोटा में गूगल मैप उठा के देखो, तो स्टेडियम है जेकेलन पवेलियन। तो स्टेडियम जेकेलन पवेलियन क्रिकेट का ग्राउंड है, उसके सड़क सड़क के उस पार सेंट्रल जेल है। ये बात है 1980, 81, 82, 3 साल। तो हम वहां स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे। तो सुबह एक कपल, एल्डरली सा कपल, सुबह उस ग्राउंड में टहलने आते थे और हम वहां दिन रात प्रैक्टिस करते थे। सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा हमारा ग्राउंड में भी था। कई बार हमारे साथ फादर भी होते थे और हमारी मदर भी होती थी। हमारे फादर आ जाते थे, हमारी मदर हमारी डाइट लेके, बादाम और दूध और ये सब लेके
घर से आती थी। हम चारों भाई बहन जो है स्पोर्ट्समैन थे। तो वहां पे एक कपल टहलने आता था, तो धीरे धीरे उनसे परिचय हो गया। अच्छा, खिलाड़ियों से वैसे भी देश में ना हमारे बहुत सहानुभूति होती है, बहुत ज्यादा गुडविल है खिलाड़ियों की, जनता वैसे ही बहुत प्यार करती। तो वो हमको बहुत ज्यादा लाइक करते थे कि यार ये बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। तो परिचय हो गया, तो पता लगा था वो जो साहब हैं वो उस जेल के जेलर हैं, और बड़े हाई रैंकिंग वाले, क्योंकि सेंट्रल जेल है, कोटा वाली जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट जेल नहीं है। जेलें कई किस्म की होती हैं, तो वो सेंट्रल जेल, कोटा के सेंट्रल जेल के जेलर थे, और उनका रैंक बहुत हाई था, एसएसपी से भी शायद ऊपर था। तो उनसे साहब बड़ी अच्छी दोस्ती होगी, तो एक बार उन्होंने हमें इनवाइट कर लिया अपने घर खाने पे। उनका जेल परिसर में घर था, तो हम साहब जेल गए पहली बार सब परिवार, भोजन वोजन हुआ। तो वहां हमने देखा कि उनके घर बहुत सारे कैदी हाउस हेल्प के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमारी मदर ने, मुझे याद है मेरी मदर ने पूछा था कि ये भाग नहीं जाएंगे? बोले नहीं, ये वो कैदी होते हैं जिनको 6 महीने की सजा हुई है, और ये बोलते हैं कि अगर अभी चलो 2 महीने 3 महीने बीत चुके हैं, 3 महीने और बिताने हैं, 3 महीने बाद तो ये पिंड छूट ही जाएगा, अगर भाग जाएंगे तो सारी जिंदगी के लिए भगौड़े हो जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं भागते। ये वो बाजार भी शॉपिंग वॉपिंग सब उनसे कराते थे। अब सब मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा क्यूरियस रहा हूं, तो मुझे जेल बड़ी फैसिनेटिंग मतलब एक रहस्यमय सी जगह लगी। उसके बाद सोने पे तो आगे क्या हो कि उस जेल के 2 लड़के थे सिपाही, खिलाड़ी सिपाही भर्ती हो गए थे। वो थे पहलवान, वो हमारे साथ पहलवानी करते थे। तो उन्होंने बोला कि सर जेलर साहब आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो आप ना हमको सुबह के टाइम 2 घंटे की छुट्टी दिलवा दो प्रैक्टिस के लिए। तो हमारे पिताजी ने जेलर साहब से सिफारिश कर दी कि यार ये पहलवान बच्चे हैं हमारे, बोला छोड़ दो। जेलर साहब ने सुबह 2 घंटा और शाम 2 घंटा जो है उनको माफ कर दिया कि चलो इनको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दो। अब वो वार्डर थे, जेल के सिपाही थे, वो रोज मुझे किस्से सुनाते थे। उसके बाद हम अक्सर जेल में आना, अच्छा हमारे लिए जेल ऐसी हो गई थी कि पूरा जेल, क्योंकि वो सिपाहियों से दोस्ती हो गई थी और जेलर साहब का परिवार था, वो अंदर जेलर साहब रहते थे, तो हम मेन मेन जेल के अंदर ऐसे जाते थे जैसे हमारा घर हो। ये सब सिलसिला चला 3 साल। और चूंकि जेल के जस्ट मतलब जेल से हमारे स्टेडियम की दूरी थी 10 मीटर, जेल के मेन गेट से, तो हम वहां प्रैक्टिस करते थे, हम सारा दिन वहीं पड़े रहते थे हम। तो जेल के बाहर का वो जो सीन था ना, फिर वो मुझे बड़ा कौतूहल होता था, कैसे जेल के में कैदियों में जो बंद लोग होते थे उनसे मिलने वाले लोग होते थे। तो वहां एक छोटी सी मार्केट सी डेवलप होती है जहां चाय पानी चाय नाश्ता मिलने लगता है, क्योंकि जेल में हमेशा 100-200 लोग मिलने वाले पहुंचे रहते हैं। तो उनकी साइकोलॉजी, उसके बाद जब लोग जेल से रिहा होते थे तब क्या सीन होता था, उसके बाद जब जेल से जब लोग तारीख पे जाते थे, तो वो जो सीन मैंने आपको बताया था ना कि वो जेल क्या नाम, कोर्ट परिसर में जब जेल की गाड़ी आती है, वही सीन जेल की गाड़ी जब वहां से निकलती है तो लोगों को मालूम होता है कि हमारा बेटा इसी गाड़ी से अब कोर्ट के लिए जा रहा है। तो वहां पर भी वही सेम सीन होता था। 4 गाड़ियां जेल से निकलती थी, चारों एक साथ निकलती थी। तो पहले एक गाड़ी निकली तो उस गाड़ी को पेरेंट्स घेर लेते थे कि हमारा लड़का इस गाड़ी में है क्या, उसमें नहीं मिला तो फिर भाग के अगली गाड़ी पे जाते थे, फिर भाग के अगली गाड़ी पे। अच्छा, जिनके बच्चे मिल जाते थे उनसे फिर मैं देखता था कैसे पेरेंट्स इंटरेक्ट करते हैं। तो जेल मेरे लिए एक बहुत बड़ा कौतूहल का विषय बन गया। अच्छा, मेरी एक और आदत है, उसका भी एक किस्सा मेरे से सुन लो। एनआईएस पटियाला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला के गेट के सामने एक मोची बैठता है,
मैंने उस मोची का किस्सा कई बार, राधेश्याम मोची उसका नाम है। वो हाईली स्पेशलाइज्ड जूते रिपेयर करता है, और जो बहुत महंगे वाले जो खिलाड़ियों के जूते होते हैं, क्योंकि एनआईएस तो भाई खिलाड़ियों का केंद्र है, कुंभ होता है वहां, तो खिलाड़ियों को पूरे देश के दुनिया के खिलाड़ी आते हैं वहां, तो खिलाड़ियों के जूते बहुत महंगे महंगे होते हैं। आजकल तो 10-20 हजार के जूते तो आम में बच्चे पहनने लग गए हैं। खिलाड़ियों के जूते 50-50 हजार, 1-1 लाख के होते हैं। अब मतलब 1 लाख का जूता है, उसका कोई टांका निकल गया या उसकी जाली फट गई, तो राधेश्याम मोची उन जूतों की रिपेयर करता है। एनआईएस पटियाला में रहता है, वहां एनआईएस के गेट के सामने बैठता है, और एकदम पेड़ के नीचे एक छोटी सी उसकी वो है, टपरी भी नहीं है, ओपन एक बक्सा है, उसी में वो सामान रखता है। और सिफारिश लगानी पड़ती है, अगर आपको राधेश्याम मोची से अपना जूता ठीक करना है तो वेटिंग है 2 से 3 महीने। आज आप अब जूतो दोगे तो राधेश्याम 3 महीने बाद जूता बना के देगा। और राधेश्याम के पास कोरियर से ऑल ओवर इंडिया से जूते आते हैं, क्योंकि पिछले 40 साल से एनआईएस के जूते ठीक कर रहा है वो। भारत का हर खिलाड़ी जानता है कि अगर बहुत महंगा जूता रिपेयर कराना, और रिपेयर भी जाली फट गई, एकदम ब्रांड आप पहचान नहीं सकते कि ये वही जूता है। उसी के बगल में हमारा अखाड़ा था, उसमें मेरे 2 बेटे पहलवानी करते थे, तो एक बार मेरी पत्नी भी वहां आई हुई थी, तो उसने बोला मुझे मार्केट में काम है। मैंने कहा चलो, मैं उनके साथ अखाड़े से बाहर आया, वहां राधेश्याम मोची का अड्डा था, तो मैं वहीं राधेश्याम के पास बैठ गया। मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा तुम हो क्या हो। मैं वो 1-1.5 घंटे बाद वापस आई, तो मैं राधेश्याम मोची के पास ही बैठा था। मेरी बड़ी अच्छी यारी थी राधेश्याम मोची तो, और मैं उसके स्किल को देखता था कि यार ये कितना स्किल्ड आदमी है। और राधेश्याम मोची उस जमाने में, पता है उसकी रोज की आमदनी क्या थी? 3 से 5 हजार रुपए रोज। एक जूते की रिपेयर को 300, 400, 500, 1000, 1500, 2000 ऐसे लेता था। और खिलाड़ी बड़े खुशी खुशी, अरे भैया ₹1,00,000 का जूता है, मान लो 50,000 का जूता है, उसको रिपेयर कर रहा है, 500 ले भी लिया, 1000 भी ले लिए, बड़े खुशी से देते थे लोग। तो मेरी पत्नी गई, मैं राधेश्याम मोची के पास बैठ गया। जब वो 1.5 घंटे बाद आई, तो मैं वहीं मोची के पास ही बैठा था, उससे बातें कर रहा था, और वो जूते रिपेयर कर रहा था, मैं उसको देख रहा था और उससे बातें कर रहा था। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि यार तुम मोची से भी 1.5 घंटा बतिया लेते हो? मैंने कहा वो ही इज नॉट अ सिंपल मोची, ही इज एन एक्सट्रीमली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। मैंने कहा वो राधेश्याम सिंपल मोची नहीं है, वो एक बहुत स्किल्ड वर्कर है। भगवान करे ऐसी स्किल दुनिया में 1000, 2000, 5000, 1 लाख लोग सीख लें। जी हाँ, आज के आपको मालूम है, महंगे जूते रिपेयर करने का अगर आप एक कॉबलर शॉप खोल लें, और राधेश्याम वाली स्किल अगर आप सीख लें और इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में कर लें, ऑनलाइन कर लें, ऑनलाइन आपके पास जूते पूरे इंडिया से रिपेयर हो गया, तो आप ₹1,00,000 रोज कमा सकते हैं। राधेश्याम मुची के पास वो स्किल है। मैं इसके पूर्व में कई सारी स्टोरीज कर चुका हूं राधेश्याम। तो मैंने कहा मैं राधेश्याम मोची, अच्छा मैं रोज उसके पास बैठता था, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि राधेश्याम मोची, कोई भी दुनिया का स्किल्ड आदमी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। एक और किस्सा आपको बताता हूं। देखो, मैं और मेरी पत्नी बनारस से हम लोग लखनऊ आ रहे थे, कोई ट्रेन थी, वो 5-6 घंटे लेनी थी, तो हम लोग एसी में बैठे थे, एसी 2 टियर में। तो वहां पे रेलवे के 2 ड्राइवर्स अपनी ड्यूटी ऑफ करके लखनऊ जा रहे थे बनारस से, तो हमारे साथ बैठे तो उनसे बातें करने लग गया मैं। मेरी धर्मपत्नी ऊपर वाली बर्थ पे सो गई। तो अब वो ड्राइवर थे, उन ड्राइवर साहब से मैं बात करने लग गया। बात करते 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 6 घंटे बीत गए। वो भी मुझसे गप्पे मारते रहे, मैं उनसे पूछता रहा गाड़ी कैसे, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, कैसे होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। वो 6 घंटा मैं उनसे उनकी रेलवे की ड्राइवरी की बातें करता रहा। लखनऊ आ गया था, मेरी पत्नी उठी, उसने बोला यार उन्होंने मुझसे, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कैसे आदमी हो यार तुम। वो तो ड्राइवर पता है क्या बोला? भाई साहब मैं ना कल सारी रात ट्रेन लेके गया था,
और मैंने सोचा था कि वापसी में ट्रेन में सोता हुआ आऊंगा, पर आपसे बातें करने में 1 मिनट नींद नहीं आई और मैं आपसे बातें करते करते लखनऊ तक आ गया। मैं ट्रेन ड्राइवर से ट्रेन कैसे चलाई जाती है, ट्रेन का क्या ऑपरेशन होता है, सिग्नलिंग क्या होती है, 6 घंटा एक ड्राइवर, और सीनियर ड्राइवर थे वो, राजधानी वगैरह लेके चलते थे, उनसे 6 घंटा बतियाता रहा। तो मेरा नेचर ऐसा इतना इंक्विजिटिव है कि मैं, मुझे किसी भी विषय का कोई आदमी मिल जाए जो किसी एक विषय में पारंगत हो, दुनिया के किसी विषय में, मैं उससे घंटा 2 घंटा बतियाना पसंद करता हूं। तो तब जेल के बगल में हम रहे 3 साल, जेल के अंदर तक जाते थे, मैंने वो फांसी घर भी देखा है जहां फांसी लगाई जाती है, कोटा का। तो ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये सब मैंने अपनी आंख से देखी हैं, और एक बार नहीं देखी, सैकड़ों बार। अरे उसके बाद फिर मैं हमेशा जेल स्टोरीज पढ़ता रहा, जेल ब्रेक स्टोरीज पढ़ता रहा, कहाँ कहाँ पढ़ने का शौक था ना, बहुत ज्यादा शौक था। मतलब मेरा पढ़ने का शौक इतना जबरदस्त था, अभी भी है, कि मैंने अगर दुनिया मुझसे पूछे, कभी भगवान जी मुझसे पूछेंगे ये अजीत सिंह पहलवान जी, तो आपने क्या किया जीवन भर, तो मैंने कहा था सब सारी जिंदगी पढ़ाई पढ़ा और संगीत सुना, वर्ल्ड सिनेमा देखा या घूमा। मैं 18-18 घंटे पढ़ता हूं रोज, और पिछले 45 साल से पढ़ रहा हूं। पुराने जमाने में अखबार, मैगजीन, बुक्स, नॉवेल्स, बुक्स पढ़ता था, उसके बाद जब से ये इंटरनेट आया है, अब तो खैर, अब तो नॉलेज के पूरा समुद्र आ गया ना हमारे पास इंटरनेट की वजह से। तो मेरा वो जो जिज्ञासु स्वभाव है, वो दुनिया के हर सब्जेक्ट की अंदर तक, गहराई तक जाने के लिए मुझे प्रेरित करता है। उसके बाद देखिए, नॉलेज बहुत लोगों को होता है, पर उसको व्यक्त करना, लोगों को सुनाना, उसको स्टोरी टेलिंग बोलते हैं, वो सब में नहीं होती। भगवान ने मुझे जो सबसे बड़ा गुण दिया है वो है मेरी स्टोरी टेलिंग। मैं 1 घंटा लोगों को कहानी, किस्से नॉन स्टॉप लगातार बिना सोचे, एक के बाद एक मेरे दिमाग में बातें आती रहेंगी, मैं आपको सुनाता रहूं। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो आपका जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आपका बेस्ट जॉनर है, वो है स्टोरी टेलिंग, किस्सा गोई। इसलिए आप सोलो वीडियो बनाया करें, लोग मुझे ऐसा बोलते हैं। तो यहां से मुझे जो है ये जेल का नॉलेज हुआ, और उसके बाद एक बार जाने का भी अनुभव हुआ। वो किस्सा मैं वो हमारे पिताजी की वजह से, हमारे पिताजी इतने जिद्दी आदमी थे कि हमको जबरदस्ती, एक बार उन्होंने बोला नहीं आओ साला, ये एक थानेदार था, वो हमको रोज हवालात और जेल का डर दिखाता था, तो बोला साले आज तेरी जेल ही देख ले जरा। वो हमारे पिताजी थे। एक बार हम दोनों भाइयों को हवालात और जेल की सैर जानबूझ के अपने साथ करवा के लाए। बोले साले जेल तो डरना बंद कर दोगे तुम लोग, नहीं तो ये इसके जैसे जो थानेदार है ये रोज डराएंगे तुमको जेल हवालात से। तो तब वहां से मैंने देखा जेल का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जेल एक्चुअली होती क्या है। अच्छा, वो मेरा जो दोस्त था उसका नाम अमीर सिंह था, पहलवान, आगरे के रहने वाले थे, जाट थे, बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे। 3 साल हम उनके साथ रहे। वो जेल के किस्से सुनाया करते थे। एक डकैत था, वो क्या नाम, पेशी पे लेके गए थे, बहुत दुर्दांत डकैत था, उसके गैंग ने अटैक करके सिपाहियों को मार के और उसको भगा के ले गए थे। फिर बाद में 1 साल बाद वो दोबारा पकड़ा गया था और उसी जेल में लाया था। एक और था, वो कुछ जराइम पेशा जातियां होती हैं, जेल का मैनुअल मैं आपको बता रहा हूं, कुछ जराइम पेशा जातियां होती हैं, वो बहुत जीवट होता है उनमें, वो असंभव कार्य कर सकते हैं।
नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझ के उस जाति का, क्योंकि वो जाति आजकल जो है, राजस्थान की बात बता रहा हूं मैं आपको, वो जाति फिर इतनी ज्यादा डेवलप कर गई एजुकेशन और फिर पढ़ाई के क्षेत्र में, आज तो उस जाति का पूरे यूपीएससी पे कब्जा है, आईएएस आईपीएस लॉबी पे, या पूरी मतलब पूरे गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियों पे कब्जा है। पर वो इतने शातिर चोर होते थे, तो वो बताते थे कि जब भी कोई उस जाति का क्रिमिनल जेल में आता है तो स्पेशल निगरानी की जाती है, ये वो है, अच्छा और ये वो उसका अलग अलग मैनुअल था। ये फिर भी जेल, तो और एक बार एक भाग गया था, कैसे भाग गया था पता है भाई? जेल में मैंने पता कोई इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं मिलता, तो बांस का एक इतना बड़ा, बांस का इतना बड़ा एक टुकड़ा मिल गया बांस का, तो उसने उस कोटा जेल की बात बता रहा हूं मैं, ये 1980 की बात है, गिनती हुई तो एक कैदी गायब। जैसे ही एक भी कैदी अगर कम हुआ तो पूरे जेल में हड़कंप मच जाता है, सायरन बज जाता है पूरे जेल का, मतलब फिर 15 दिन जेल में इमरजेंसी रहती है, कर्फ्यू, अगर जेल ब्रेक हो गई तो पता लगा था एक कैदी कम है, देखा कैसे भगा, बोला दीवार कूद के भाग गया, बोला साली 3 दीवारें होती है इतनी, ऐसी इतनी ऊंची ऊंची, कैसे भगा कैसे? तो जब मुआयना हुआ तो पता लगा था एक पतली सी रस्सी, बोला रस्सी साली आई कैसे? तो बोला इतना सा बांस का टुकड़ा मिल गया, उसकी उसने खपच्चियां बनाई। अब खपच्ची फोल्ड हो जाती है, वो कहीं भी अंडरवेयर में छुपा ली, फिर खपच्चियों को जोड़ने के लिए उसी बांस के रेशों से धागा बनाया, उन खपच्चियों को जोड़ा, समझ गए ना आप? फोल्डिंग कहते, उसका फंदा बना के उस खपच्ची की एकदम ट्रू स्टोरी यही है, उस खपच्ची की रस्सी से जेल चढ़ के कूद के भाग गया। और उस वक्त एकदम नौकरी एकदम जीने दो भर कर दिया था जेलर ने, नौकरी पे बनाई थी। ये कोटा जेल की बात है। तो जेल ब्रेक स्टोरीज, उसके बाद सॉब स्टोरीज, ओहो, जो जो दुखी कैदी होता है वो कैसे रोता है। एक तो ऐसा बताते हैं, एक ऐसा रोता था कि पूरी जेल परेशान हो जाती थी, भौंकर के जोर से चिल्ला चिल्ला के रोता था रात भर। वो कैदियों की जो कहानियां है ना, वो जेल वार्डर सुनाते थे। उसमें एक जेल वार्डर, उसको चचा बोलते थे हम, उसकी 30 साल की नौकरी हो गई थी, वो किससे सुनाता था उस जमाने के जेलों की। तो भैया ये जो मैं आपको किससे सुना रहा हूं, ये मैंने सारी जिंदगी लोगों से गैदर की है। आई एम ए वेरी गुड स्टोरी टेलर, पर उससे भी ज्यादा आपको बताऊं, आई एम ए वेरी गुड लिसनर, आई एम ए वेरी गुड ऑब्जर्वर। मोदी जी भी कहते हैं कि बोलना अच्छी बात है, पर सुनना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। यू हैव टू बी ए गुड लिसनर। तो मेरा सबसे बड़ा गुण रहा है कि आई हैव बीन अ वेरी गुड लिसनर एंड ऑब्जर्वर, दुनिया में क्या चल रहा है। अच्छा, लोग अच्छा मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी अच्छी स्टोरीज कैसे सुना लेते हैं? मैंने कहा बिकॉज आई कैन सी अ स्टोरी इन एवरीथिंग। दुनिया की किसी भी घटना में मुझे एक कहानी नजर आती है, मैं उसको, मेरी आंखों में जो चश्मा है वो कैमरा है, उस कैमरे से मैं दुनिया की हर घटना में एक कहानी ढूंढ सकता हूं। ओह देयर इज अ स्टोरी, फिर उसको रोचक ढंग से सुनाना, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं, ये सीरीज जारी रहेगी। आज ये किस्सा गोई का 5वां एपिसोड था, और किस्सा गोई जो है वो रोज आना सुबह 10 बजे आया करेगी। और इस सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने बच्चों को दिखाइए। हमारा ये है कि हमारी ये स्टोरी सुन के अगर एक व्यक्ति के मन में भी आ जाए कि नहीं नहीं यार, मुझे मुझे गलती नहीं करनी,
मुझे ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है। अगर कोई एक भी सुधर जाएगा तो हमें लगेगा कि हम सफल हुए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।